हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे संस्था और समिति के बीच में डिफरेंस, जिसे हम इंग्लिश में एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन क्या होता है, यानी कि हमारी संस्था किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो होता है हमारा कि संस्था के उद्विकासीय क्रम की चर्चा सबसे पहले जो WG समनर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फॉलवेज। उन्होंने फॉलवेज एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने संस्था का विकास कैसे हुआ उसके बारे में उन्होंने बातचीत की थी। एवं संस्थाओं को चरम इंस्टीट्यूशन और सुपर फॉलवेज से संबोधित भी किया था। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को अपने नाम से बुलाते हैं। तो जो हमारे WG समनर थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशन और सुपर फॉलवेज के नाम से इनको उन्होंने संबोधित किया है। उनके अनुसार कोई विचार या क्रिया की पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक ही चीज़ का बार बार होना, जब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसे हम आदत या फिर हैबिट कहते हैं। ठीक है, जब उसे समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो इसे जनरीति कहा जाता है। जनरीति में जब सामूहिक कल्याण की भावना एवं नैतिकता बढ़ जाती है तब यह लोकाचार में बदल जाती है। अतीत से जुड़ी हुई जनरीतियों को प्रथा कहते हैं। प्रथा का अनुपालन हम इसलिए करते हैं कि अतीत में ऐसा होता आया है। एक बात का तो आपको पता है कि हमारी प्राचीन कुछ प्रथाएं होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, हम उनको आज भी इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी पिछले टाइम से वो चीज़ें चली आ रही हैं। ठीक है, अब है हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसमें कुछ डेफिनेशन भी हैं। पहली डेफिनेशन दे रखी है हमारी एलेक्स। ठीक है, तो याद रखना कि हमारी डेफिनेशन दे रखी है एलेक्स इंकल्स ने। इन्होंने कहा है कि फॉलवेज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कस्टम्स। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप जो सोशोलॉजी होती है और आपका सोशोलॉजी है या फिर आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें आप जो डेफिनेशन होते हैं उनको इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई आपका गलत नहीं करेगा। उतनी छूट दी हुई है कि आप डेफिनेशन जो होती हैं वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, भले ही आपने हिंदी मीडियम क्यों ना चूज़ किया हो लिखने के लिए, तो लेकिन जो डेफिनेशन होती है उसको आप इंग्लिश में आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ये। उसके बाद नेक्स्ट की चीज़ की बात करते हैं, वो है हमारा, देखिए हम उनके बीच में डिफरेंस को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो हमने कर लिया कि हमारा संस्था क्या होती है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है। अब हम करने वाले हैं कि जो समिति है, समिति के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो समिति के इंट्रोडक्शन बताएंगे कि समिति होती क्या है। तो ये है कि संस्था जो होती है, ठीक है, संस्था नियमों की व्यवस्था है, जबकि समिति व्यक्तियों का समूह होता है। जो संस्था होती है, कोई भी संस्था बनाते हैं जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन जो समिति होती है ना, वो एक हम जैसे ह्यूमंस का, व्यक्तियों का एक समूह होता है। इस तरह समिति में भी जो नियम पाए जाते हैं उसे संस्था कहते हैं। किसी भी तरह से आप इस चीज़ को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इसकी भी एक डेफिनेशन दे रखी है मैकाइवर और पेज ने। ये दो विद्वान हैं जिन्होंने हमारी जो सोशोलॉजी है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस को दिया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि संस्थाएं समितियों के माध्यम से काम करती हैं। उन्होंने बोला कि जो हमारी संस्थाएं होती हैं ना, वो समितियों के माध्यम से काम करती हैं। जहां नियम प्राथमिक होंगे वो संगठन संस्था के रूप में जाना जाने लगता है, एवं जहां व्यक्ति प्राथमिक एवं नियम गौण हो जाते हैं उसे मुख्यतः समिति के रूप में जाना जाता है। अब हम करते हैं कि संस्था और समिति के बीच में डिफरेंस क्या है। जो हमारा मेन मुद्दा है वो यही है। मैं इसलिए टॉपिक को लिया है क्योंकि जो हमारी आपको जो सोशोलॉजी अगर BA में आप कर रहे हो तो वहाँ पर ये टॉपिक आता है। तो वहाँ पर अगर आप MBD भी खरीदते हो तो वहाँ पर डिफरेंस इतनी दी हुई नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरे 16 डिफरेंस बताने हैं, जिसको आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट्स भी बना सकते हो, जैसा आपका दिल करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस करने से पहले हमें जो समिति है उसको भी समझना होगा। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन यानी कि जो समिति है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखा है कि मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय से कर लेता है। मतलब सिंपल सी बात है। एक बात तो आपको पता है कि मनुष्य जो भी मनुष्य है वो अपने काम स्वयं नहीं कर सकता है। उसे अपनी कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है जो दूसरे समुदाय, दूसरे लोगों से प्राप्त करनी पड़ती है, किंतु उसके विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय से नहीं हो पाती है। अतः विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग संगठन बनाकर काम करते हैं तो ऐसे संगठन को समिति कहा जाता है। समिति के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं। सिंपल सी बात है कि समिति में जितने भी हमारे सदस्य शामिल होते हैं, जितने भी होते हैं, उनका जो एक पर्पस होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो लिख रखा है कि इस तरह
यह समिति जो होती है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए प्राप्ति के लिए हो सकती है। हमको देखिए हमारी कुछ नॉर्मल ज़रूरतें ही नहीं होती हैं जिनको हमें पूरा करना होता है, हमारी कुछ जो हमारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कुछ मनोरंजनात्मक भी हमारे उद्देश्य होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ता है। जिसलिए इसी वजह से जो व्यक्ति होता है वो एसोसिएशन, किसी ना किसी समिति में जाकर जो है वो सभा में जाकर जुड़ जाता है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है हमारी मैकावर और पेज। मैंने कहा था कि इन्होंने बहुत डेफिनेशन दी है सोशियोलॉजी में, तो हमारी जो समिति है उसकी डेफिनेशन भी इन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा है कि जो समिति होती है ना वो एक मनुष्य का यानी कि ह्यूमंस का एक ग्रुप होता है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या कोई नॉर्मल हमारा पर्पस हो सकता है या फिर उद्देश्यों यानी बहुत सारे पर्पसेस को प्राप्त करने के लिए संगठित यानी कि बनाया जाता है। फिर दूसरी डेफिनेशन दे रखी है बोटोमोर ने। उन्होंने कहा है कि राज्य समाज के अंदर एक समिति है, ना कि पूर्ण समाज। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि हमारी जो सभा है, जो समिति है, उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा सभा, इसको सभा को समिति भी कहते हैं और इसको हम संस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस तरफ समिति के बारे में बात करेंगे और इस तरफ संस्था के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंस में पहला लिख रखा है सभा व्यक्तियों का संग्रह होता है। जो सभा होती है उसमें व्यक्ति सारे इकट्ठे होते हैं और संस्था नियमों के संग्रह को व्यक्त करती है, यानी कि संस्था में नियम होते हैं और सभा में व्यक्ति होते हैं। फिर है सभा मूर्त होती है और जो संस्था होती है वो अमूर्त होती है। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, और अमूर्त वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस है सभा स्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि स्टेबल होती है। जो सभा होती है वो स्टेबल होती है, लेकिन जो संस्थाएं होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, बहुत ही कम स्थायी होती हैं, क्योंकि जिस भी उद्देश्य को लेकर उन्होंने बनाया होता है, जब वो उद्देश्य खत्म हो जाता है तो हमारी संस्थाएं भी खत्म हो जाती हैं। फिर फोर्थ हमारा डिफरेंस आता है सभा में निश्चित एवं सीमित लक्ष्य होते हैं। मतलब ये कि जो भी सभा बन जाती है उसमें बहुत ही थोड़े से और बहुत ही निश्चित होते हैं कि हमें सिर्फ यही चीज़ करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन संस्था की बात करें तो लिख रखा है कि संस्था समितियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियम रूपी साधन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सभा को किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मतलब जो सभा होती है उसको कोई ना कोई मेन पर्पस होता है, उसको प्राप्त करने के लिए निर्मित यानी कि बनाया जाता है। लेकिन संस्था का निर्माण धीरे धीरे अपने आप ही हो जाता है, हम उसको बनाते नहीं हैं। फिर है सभा व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देती है। देखिए जो ह्यूमन के हित होते हैं ना उनको ज़्यादा महत्व देती है। मतलब हाँ, ये कह रहे हैं कि जो सभा होती है वो व्यक्तिगत हितों, व्यक्तिगत मतलब होता है कि एक ह्यूमन के बारे में बातचीत करना, लेकिन संस्था क्या करती है सामूहिक हितों को अधिक महत्व देती है। यानी सामूहिक का मतलब ये है कि पूरे ग्रुप के हितों को बहुत ज़्यादा ये महत्व देती है। नेक्स्ट हमारा सातवां डिफरेंस आता है कि सभा को विकसित करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है, यानी कि सभा को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। फिर है संस्था को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं ही विकसित हो जाती है, यानी कि खुद ही बन जाती है। आठवां डिफरेंस है सभा चेतन रूप से तथा लोगों के प्रयासों से विकसित होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो सभा होती है वो बहुत ही सोची समझी साजिश के अकॉर्डिंग लोगों के कोशिश के द्वारा इसको बनाया जाता है। संस्था अपने आप को तथा अचेतन रूप में ही जो संस्था होती है वो अपने आप ही बन जाती है, उसे कोई विकसित नहीं करता है। फिर है व्यक्ति, नौवां डिफरेंस है व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से सभा का सदस्य बनता है तथा उद्देश्य की पूर्ति होने के पश्चात उसे छोड़ भी सकता है। देखिए सभा में क्या होता है कि एक उद्देश्य जो भी उसे चाहिए होगा उसको लेकर वो आ जाएगा वहाँ पर, और जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो उसको छोड़ के भी जा सकता है। फिर संस्था की बात करें तो व्यक्ति संस्थाओं की सदस्यता का कभी भी त्याग नहीं करता है। मतलब क्या होता है जो सभा होती है उसमें तो व्यक्ति उसकी सदस्यता को छोड़ के जा सकता है, लेकिन संस्था में उसकी सदस्यता को छोड़कर नहीं जाता है, पूरी उम्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही उसमें रहकर वो करता ही रहता है। 10वां डिफरेंस की बात करें तो लिखा है कि सभा का एक औपचारिक ढांचा होता है, एक हमारा और जो है वो फॉर्मल एक स्ट्रक्चर होता है सभा का, जिसमें प्रधान होता है, सेक्रेटरी होती है, कैशियर होते हैं, सदस्य होते हैं, ये सब हमारे होते हैं, तथा इनका चुनाव निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए ऐसे इनका चुनाव जो है वो किया जाता है। और संस्था की बात करें तो संस्था का कोई अपना औपचारिक ढांचा नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अनौपचारिक साधन ही माना जाता है, इनफॉर्मल सोर्स ही इसको मानते हैं। फिर है 11वां डिफरेंस
सभा की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा के ऊपर। देखिए सभा में क्या होता है कि तुम्हारी इच्छा है, तुम कौन से ग्रुप में जाना चाहोगे, कौन से इसमें नहीं जाना चाहोगे, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन संस्था की सदस्यता रखना व्यक्ति की आवश्यकता हो जाती है। यहाँ पर उसकी मर्जी है, करे या ना करे, लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत बन जाती है संस्था का सदस्य बनने की। 12वां डिफरेंस है, सभा एक दिन में बनाई जा सकती है। जो सभा होती है वो एक दिन में, जैसे बोलते हैं ना आज हमारी सभा की जाएगी, 10-15 लोगों को इकट्ठे करने, आज इतने बजे, फिर इतने बजे खत्म कर देंगे। तो ये है कि जो सभा होती है वो एक दिन में बनाई जा सकती है और एक ही दिन में ख़त्म भी की जा सकती है। लेकिन संस्था की बात करें, संस्था 1 या 2 दिनों में विकसित नहीं होती है, इसे विकसित होने में तो सदियां तक लग जाती हैं। 13 डिफरेंस की बात करें तो है, सभा की उत्पत्ति संपूर्ण समाज नहीं, बल्कि देखो जो सभा का जो विकास होता है, सभा का जन्म ये जो भी है, कोई पूरा समाज नहीं करता है, बल्कि एक या कुछ व्यक्तियों के प्रयासों से ही बन जाती है, जिनके इसके साथ कोई ना कोई तो उद्देश्य जुड़े होते हैं, वही इसमें शामिल होते हैं। लेकिन संस्था की बात करें तो संस्था की उत्पत्ति पूर्ण समाज के प्रयोग का परिणाम होती है। फिर चौथा हमारा जो 14th डिफरेंस है, सभा व्यक्ति को विरासत में नहीं मिलती। जो हमारी सभा होती है व्यक्ति को विरासत में नहीं मिलती है, यह तो व्यक्ति के उद्देश्यों के अनुसार होती है। और संस्था की बात करें तो संस्थाएं व्यक्तियों को विरासत में ही प्राप्त होती हैं। इस बात का हमेशा ही आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। 14th पॉइंट की बात है कि सभा व्यक्ति को विरासत में नहीं मिलती, यह तो व्यक्ति के उद्देश्य के अनुसार होती है। और संस्थाओं की बात करें तो संस्था व्यक्तियों को विरासत में ही प्राप्त हो जाती है। हमारा 15वां आता है, व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद सभा को अचानक ही छोड़ सकता है या छोड़ देते हैं, इसका अस्तित्व अचानक ही खत्म हो जाता है। और संस्था की बात करें तो जो संस्था व्यक्तियों की आवश्यकताएं को पूर्ण नहीं करती, वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। 16वां डिफरेंस आता है, सभा की उत्पत्ति विचार से नहीं होती बल्कि उद्देश्य से होती है। जिसका जो उद्देश्य होता है उसको वही आता है सभा बनाने के लिए। लेकिन संस्था की बात क्या है कि संस्था की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई विचार होता है, कोई उद्देश्य, या फिर हम लोग अपने खुद की वजह से नहीं आते हैं, बल्कि कोई ना कोई हमारे पास जो है वो विचार ज़रूर होता है। तो ये 16 डिफरेंस हैं हमारे संस्था और समिति के बीच में। आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा पॉइंट को, ठीक है। ध्यान से इसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन को पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।